फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेक्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना इसके और आज की मैं वीडियो लेके आया हूं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब वर्किंग हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर हैं या हाउस वाइफ कोई भी हैं, तो आपकी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे बेसिक जो राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं जिन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ये किसी कंपनी, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का पोजीशन है दिया है वो गया है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दिए गए हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में। फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो 6 कैटेगरीज में अगर एक वीडियो बनाना काफ़ी बहुत मुश्किल है, तो मैं उसको आज फर्स्ट पार्ट उसका लेके आया हूँ, जो कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समता का अधिकार, जो कि दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 टू 18 जान से पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में बेसिकली बात की गई है डेफिनेशन की, जो कि कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो स्टेट में हमारा मतलब यहाँ किसी यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल से नहीं है। यहाँ बताया गया कि जो स्टेट है उसमें आपका इंक्लूड है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड और अदर अथॉरिटीज। या फिर ये कहता है कि स्टेट, आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो या फिर उनको कुछ रोक लगा रहा हो। तो स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, लेकिन स्टेट लोगों के मन में एक डर सा पैदा कर देगा कि भाई ये लॉ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 12 बेसिकली इन शॉर्ट कहता है कि जिनको पावर है लॉ बनाने की, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंगना रावत के घर पे बुलडोजर चला दिया था। तो या फिर हम एग्जांपल लें कि दिल्ली में एमसीडी में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, तो एमसीडी अपना वहाँ जाके बुलडोजर ले जाके तोड़ सकती है। तो यानी कि स्टेट कहती है कि जो भी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि किसी फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में हमारा मतलब राज्य से नहीं है, यूपी, बिहार से। इसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज इंक्लूड है। ये है आर्टिकल 12। हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 कहता है बेसिकली कि जो भी कोई व्यक्ति है वो अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसका मिसयूज नहीं कर सकता। यानी कि मेरा मतलब है कि अगर मुझे फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, तो मैं ये नहीं कि किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को भी जाके अफेक्ट करूं। तो जैसे सपोज कि मेरे को गाड़ी ड्राइविंग करने का राइट है कि मैं रोड पे गाड़ी चला सकता हूँ। तो रोड पे ड्राइविंग करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं फुटपाथ पे चढ़ा दूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्रीडम मिला हुआ है। या मैं किसी के घर में घुसेड़ दूँ गाड़ी को, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे को फ्रीडम है जहाँ मर्जी घूमने की, तो मैं किसी के घर में घुस जाऊँ या मैं किसी भी टाइम किसी के बेडरूम में चले जाऊँ, तो ये तो कोई फ्रीडम नहीं है ना। तो आर्टिकल 13 यही कहता है कि आपको फ्रीडम मिला तो हुआ है, बट आप किसी दूसरे के फ्रीडम को इफेक्ट नहीं कर सकते। और सेकेंडली आर्टिकल 13 बात करता है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में। हमारा जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आर्टिकल 13 कहता है कि इस डेट से पहले जो भी लॉ बने थे वो अभी भी लागू रहेंगे। जैसे कि आईपीसी की धारा 1807, आईपीसी जो बना था हमारा, बना था 1860 में। तो आर्टिकल 13 का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो लॉ बने थे वो ऐसे ही चलते रहेंगे, बट कंडीशन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को इफेक्ट ना करे। और सेम बात लागू होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी कोई स्टेट लॉ लेके आता है तो वो ऐसा नहीं ला सकता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको इफेक्ट कर रहा हो। तो ये था हमारा आर्टिकल 13। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्टेट अगर भी एक लॉ बनाता है कि कोई भी आदमी रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं घूम सकता, तो ऐसे में क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप आर्टिकल 13 देखिए, उसमें सिंपली कहा गया है कि आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो। जैसे कि आर्टिकल 13 में दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है लॉ बनाने का जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे। तो ये था हमारा आर्टिकल 13। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वलिटी के बारे में, जो कि कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स की समता का अधिकार। वो कहता है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है।
तो आर्टिकल 14 में दिया गया है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स की कहते हैं कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो कोई एक आम आदमी ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो। जैसे जो कानून का जो सिंबल है उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ है। उसकी आंख में पट्टी का मतलब है कि उसको नहीं पता कि मेरे सामने कोई एक चपरासी खड़ा हुआ है या फिर कोई एक बहुत बड़ी हस्ती खड़ी है, कोई भी खड़ा हुआ है। उसकी नज़र में कानून जो है, लॉ है, सबके लिए बराबर है। तो वही इस आर्टिकल का मतलब है कि जो सबको इक्वलिटी दी गई है बिफोर लॉ, लॉ में हर कोई एक इक्वल है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो कि कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इसमें कहा गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक है, इन 5 ग्राउंड पे भेदभाव नहीं कर सकती है। अब वो 5 ग्राउंड कौन से हैं? रिलीजन मीन्स कि धर्म के आधार पे डिफरेंस नहीं हो सकता, रेस वंश के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आप सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी शॉप्स पे एक्सेस करने से या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट पे यूज़ करने से, पब्लिक घाट, नदियाँ, टैंक्स, बाथिंग घाट या कोई भी एंटरटेन पब्लिक प्लेस में इन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, बस इसमें यह है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जैसे हैवी ड्यूटी के लिए आर्मी को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता है, तो इन केस में कोई लेडी ये नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती फॉर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि इसमें हमारे से भेदभाव किया गया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि बॉर्डर पे जो आर्मी है या कोई भी हैवी लोड के लिए सिर्फ वहाँ पे जेंट्स को ही ड्यूटी दी जाएगी। तो वही कहता है कि किसी भी इन 5 ग्राउंड्स के आधार पे किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बेसिकली कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल लॉ फॉर वुमेन और चिल्ड्रन, कि अगर किसी वुमेन या चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है तो उस पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा कि इसमें भेदभाव किया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि SC ST के लिए भी स्पेशल लॉ बनाया गया होता है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे आरक्षण, रिजर्वेशन। तो होता ही है कि रिजर्वेशन जिसको मिला है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं मिला है उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारे सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के पीपल रहते हैं। जैसे जो एक काफ़ी ऊंची सोसाइटी पे है और एक काफ़ी नीचे सोसाइटी पे है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि आरक्षण नहीं दिया चाहता है तो वो इस रिजर्वेशन को कब से हटा चुकी होती, जैसे ट्रिपल तलाक को हटाया। बट होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो एक जो कैटेगरी है वो काफ़ी ऊपर है और एक कैटेगरी नीचे है, तो एक ऊपर एक नीचे। तो इससे क्या है कि अगर नीचे वाले को अगर आरक्षण रिजर्वेशन नहीं दिया तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि नीचे वाले को रिजर्व करके वो भी ऊपर वाली सोसाइटी के बराबर लेके आए। तो इसीलिए यहाँ रिजर्वेशन जरूरी है। तो रिजर्वेशन के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे से प्रोहिबिशन, हमसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसीलिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये लागू है और इसको किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो कि कहता है कि 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन की सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगी। अब यहाँ फिर बात आ जाती है रिजर्वेशन की, कि जब समानता मिलेगी सरकारी नौकरी में तो फिर क्यों रिजर्वेशन होती है डिफरेंट स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। तो इसमें फिर बात की गई है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउड है। जैसे वो बेस हो, कभी भी जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रिलीजन के आधार पे नहीं होता कि भाई हिंदू को इतना मिलेगा, मुस्लिम को इतना मिलेगा, सिख को इतना मिलेगा, ईसाई को इतना मिलेगा। बेसिकली जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो होता है कास्ट के आधार पे, कि भाई इस कास्ट के लोग हैं वो नीचे चले गए हैं, इस कास्ट के ऊपर चले गए हैं, तो गवर्नमेंट को बैलेंस करने के लिए उन एक बंदों को रिजर्व करना पड़ेगा। या फिर हो सकते हैं वो जेंडर के, सेक्स के आधार पे, लिंग के आधार पे। जैसे कि महिलाओं के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन होती है कि भाई इतनी जो पोस्ट है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, इतनी जो है जेंट्स के लिए हैं, या इतनी बैकवर्ड कैटेगरी के लिए हैं, इतनी SC ST के लिए हैं। वो इसीलिए होता है कि फ्रेंड्स क्योंकि काफ़ी होता है कि आज भी इंडिया में कई ऐसे एरिया हैं, जैसे असम है, छत्तीसगढ़ के कुछ राज्य हैं जो कि काफ़ी बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है कि जो बैकवर्ड एरिया में चले गए हैं उनको भी प्रमोट करके औरों के कंपेयर में
बराबर कैटेगरी में लाने का पर्पस है, तो इसी बेस पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। वो स्थान के आधार पर भी हो सकता है कि भाई इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट कम है तो यहाँ पे रिजर्वेशन ज़्यादा दिया जाए, तो इस बेस पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वैसे कोई अलाउड नहीं है कि सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17, जो की बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स कि छुआछूत को खत्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड छुआछूत तो पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आजकल सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने है कोरोना। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसीलिए है क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई अगर कोरोना पेशेंट है और उसके पास अगर 10 बंदे भी हैं तो जैसे ही देख लेंगे भाई कोरोना मरीज है तो बोलेंगे भागो भागो यहाँ से, मतलब दूर जाओ। तो एक तरह से छुआछूत है। तो छुआछूत आज भी है। अगर किसी को ऐसी कोई फैलने वाली है जो स्प्रेड हो सकती है, बीमारी है, तो उस ग्राउंड पे छुआछूत तो की जा सकती है, उस पर कोई शक नहीं है कि भाई इनको बीमारी है कुछ भी है, तो उनसे दूर जाइए, छुआछूत कीजिए। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 17, वो ये कहता है कि कोई आपका कास्ट, रिलीजन के या रेस के आधार पर छुआछूत नहीं किया सकता। यानी किसी जाति धर्म के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते कि ये इस कास्ट का बंदा है तो हमसे छोटा है, हम उसे भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। शहरों में तो हालांकि ऐसे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, बट गांव में भी बैकवर्ड एरिया में ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे छोटी जाति के लोगों को नीचे बिठाया जाता है या फिर उनसे भेदभाव किया जाता है। तो वही इसमें कहा गया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत को खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18, जो कि लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी में से बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, मीन्स की उपाधियों का अंत। जो भी हमें टाइटल्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारा देश गुलाम था तो हमें हमारे बंदों को टाइटल दिए जाते थे कि कोई बड़ी बड़ी उपाधियाँ होती थी, जैसे महाराजा, नाइटहुड, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर। तो ऐसे ऐसे करके नाम उस टाइम जोड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ये स्पेशल उपाधियाँ दी जाती थी। तो ये आर्टिकल कहता है कि जो भी ऐसी स्पेशल उपाधियाँ दी जाती थी पहले, वो अब खत्म कर दी गई हैं। अब ऐसी उपाधियाँ इंडिया में आप नहीं रख सकते। और आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग इसको खत्म कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि इसमें क्या था कि एक आदमी दूसरे के आदमी के अपने आप में काफ़ी कंपेयर किया करता था, भाई मैं तो टीपू सुल्तान हूँ, मैं तो बादशाह हूँ। तो इसीलिए इसको अब खत्म कर दिया गया है। और आप क्या है कि अब फॉरेन स्टेट से आप कोई भी उपाधि जो है, टाइटल है, वो उसको नहीं ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई पुरस्कार या गिफ्ट या टाइटल अगर फॉरेन में दिया जाता है तो उसके लिए पहले आपको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। तो प्रायर कंसेंट जो है वो लेना जरूरी है। अब ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जो उपाधियां थी इनको आप एज अ सरनेम भी यूज नहीं रख सकते, वो भी अब खत्म किया जा चुका है। जैसे कि पहले तानाशाह, अकबर या कोई भी रखते थे अपने नाम के आगे कुछ भी ऐसी उपाधि लगा दी, तो वो भी अब अलाउड नहीं है। बस इसमें यह है कि दो चीज़ों को छोड़ दिया गया है। जैसे पहला एक है नेशनल अवार्ड की पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड जो दिया जाता है, वो तो अभी भी अलाउड है, उसमें आप अवार्ड को ले सकते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और पर इसको आप एज ए सरनेम यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी का अगर पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो अपने नाम के आगे पद्मश्री लगा के अपना नाम सरनेम यूज करे, ऐसा नहीं होगा। बस सेकेंडली क्या है कि जो एजुकेशन और रैंक हैं, इसके लिए आप सरनेम अपने आगे लगा सकते हैं। वो भी सरनेम नहीं लगाएंगे, बट उस नाम के आगे रेफर कर दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर फलाना फलाना, या फिर एडवोकेट शर्मा, मतलब ऐसा कुछ भी, या फिर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। तो इन कैटेगरी को स्पेसिफाई करने के लिए आगे इसको यूज किया जा सकता है। इससे भी यूज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल को प्रमोट किया जा रहा है, बट इससे मतलब ये है कि किसी बंदे की जो एजुकेशन उसने गेन की है वहां उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो इसमें ये किसी बंदे के अंदर की एजुकेशन के बारे में दिखाता है, ना कि किसी बंदे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि आर्टिकल 14 to 18 क्या थे। अब आइए हम इनको फिर से एक बार शॉर्ट में देखते हैं। आर्टिकल 14 था राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि धर्म, जाति, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार हुआ। आर्टिकल 17 था हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स की छुआछूत को खत्म कर दिया जाए। और लास्ट था आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो फ्रेंड्स, हमारे आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही खत्म होते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आर्टिकल
19 टू आर्टिकल 21 जो कि बात करता है फ्रीडम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मेरी पहली प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं नेक्स्ट ही जल्द ही वीडियो आर्टिकल 19 टू 20 पे भी लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ अपना कमेंट रिव्यू दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आपको टाइम टाइम मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आप इसी तरह बनिए रहेगा मेरे साथ और आपको डेली एक एक वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलती रहेगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।